जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे साथियों का, सभी मेरे शेर शेरनियों का आपके अपने नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड्स आर्ट विद्याकुल परिवार में सभी मेरे शेर शेरनी आ जाएं, जुड़ जाए तुरंत क्विक। और आज हम बेहतरीन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। द्वितीय क्रियाएं पढ़ रहे हैं, अध्याय 6 आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं, 3 पार्ट इसके मैंने ऑलरेडी इसके बना रखे हैं, आप लोग उनको जाके देख लीजिएगा। उसके बाद ही ये चौथा पार्ट आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं है। अगर कोई नए स्टूडेंट हैं उनके लिए है, अगर जिन्होंने पुराने लोगों ने देखा है वो आगे कंटिन्यू रहेंगे और बाकायदे आप नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सीक्वेंस से चीजें चल रही हैं। ओके, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए भाई। और अगर कोई नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा मित्रों को सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। द्वितीय क्रियाएं आगे कंटिन्यू करेंगे। 3 पार्ट इसके ऑलरेडी आपके पास YouTube पे पड़े हैं, आप इनको देख लीजिएगा और इसके बाद इसको देखेंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो चलिएगा मेरे साथियों, स्टार्ट करते हैं। सभी लोग बिल्कुल रेडी हो जाएं। और देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं मेरे बाबू, पढ़ने वाले हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। अब मेरे प्यारे साथियों, इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। देखो, दिया है कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर। अब कच्चे माल की जो उपलब्धता है उसके आधार पर हम उद्योगों की अवस्थिति के कारक को कैसे प्रभावित करता है, इसको हम समझने वाले हैं। पहली बात तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसको नोट्स में अपने उतारेंगे, इसको अच्छे से करेंगे। मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा कि उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटाने वाले पदार्थों और शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप ही स्थित होते हैं, जैसे कि लोहा उद्योग और चीनी उद्योग। इसको तो आपने पढ़ लिया, पढ़ना तो ये आसान है, आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको मेरे साथ समझने का प्रयास करिएगा। सपोज दैट कच्चा माल यहां पर मिलता है इस एरिया में, है ना। यहां पर आपको मिला कच्चा माल, क्या मिला? कच्चा माल। और आपकी इंडस्ट्री जो है, आपका जो उद्योग लगा है वो यहां पर लगा है। मेरी बात को गौर से समझना। कच्चा माल मीन्स क्या हो जाता है कि ये उत्खनन से या एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है, ये प्राथमिक सेक्टर होता है। क्या होता है जी? प्राथमिक सेक्टर होता है ना, सेक्टर। या कह सकते हैं जो ये कच्चा माल होता है ये एग्रीकल्चर से आ सकता है, कहां से? कृषि से। प्राथमिक सेक्टर है ये, याद रखना इसको। कृषि से आ सकता है, खनन से आ सकता है, इन क्षेत्रों से आ सकता है। अब मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये बात आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि भाई कच्चा माल अगर यहां उत्पादित हुआ तो इसको जाहिर सी बात है अगर उद्योग तक लेके जाएंगे तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन काम करेगा, यहां पर परिवहन काम करेगा। क्या करेगा? परिवहन। और आप सबको पता है परिवहन क्या है? ये सेवा सेक्टर है ना, सेवा है। अब आप मुझे बताओ कि जैसे यहां पर कोई लौह इस्पात उद्योग है ना। अब कोई लौह इस्पात उद्योग है और अगर कच्चा माल यहां से लेकर के यहां पर पहुंचाना है तो बीच में ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब मुझे आप खुद से एक जर्नल वे में अपने थिंक से बता सकते हो बिना रटे हुए कि बाबू अगर कच्चे माल को यहां तक ले जाया जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च ज्यादा आएगा, परिवहन में क्या होगा? खर्च ज्यादा होगा। तो क्या आप चाहेंगे कि कच्चा माल इतना दूर से आए कि खर्च उसका ज्यादा लगे? आप कतई नहीं चाहेंगे। आप ये सोचेंगे कि कच्चा माल जहां पर हमें मिल रहा है उसी के आसपास ही हमारा इंडस्ट्री होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारे ये ट्रांसपोर्टेशन के और जो अलग अलग खर्चे हैं वो खर्चे हमारे कम होंगे, तो हमें बेनिफिट ज्यादा होगा, हमें फायदा ज्यादा होगा। सपोज करिए अगर यहां पर ये कच्चा माल खरीदा गया 10 रुपए में, मेरी बात को समझना, कच्चा माल कंपनी के द्वारा यहां पर 10 रुपए में खरीदा गया। कितने में? 10 रुपए में।
अब 10 रुपए में कंपनी ने यहां खरीदा और पता चला 5 रुपए उसे ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो गया यहां पर परिवहन में। अब उद्योग तक पहुंचते पहुंचते ये वस्तु कितने की हो गई? 15 रुपए की हो गई पहुंचते पहुंचते। अब उद्योग में बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, वर्कर्स होंगे, और इसको अब यहां पर मशीनों में इसको और मॉडिफाई किया जाएगा, है ना, उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। तो पता चला इस सब कुछ पूरा खर्च मिला करके कितना हो गया? 20 रुपए का हो गया। ठीक, खर्च खर्च यहां तक का बता रहा हूं। अब इसको अगर ये मार्केट में थोक रेट में भी बेचेगा तो कम से कम 22 रुपए में तो बेचेगा ही, थोक रेट में, है ना, मतलब इकट्ठा। अब जो फुटकर विक्रेता है वो थोक रेट में यहां से खरीद के गए 22 रुपए में। अब जब ये आम आदमी को बेचेंगे तो ये 22 रुपए का खरीदा है, इनका यहां से खरीदे हैं, तो इसको कितने में बेचेंगे? अब कम से कम 25 रुपए में बेचेंगे। सोचिए, कम से कम 25 रुपए में। अब सोचो अगर ये ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाए या खत्म हो जाए यहां से, तो ये सीधा सीधा 20 रुपए में आ जाएगा। 5 रुपए तो वही कम हो गए, है ना, 5 रुपए तो यही कम हो गया ट्रांसपोर्टेशन। तो कहने का मेरा सीधा सीधा सेंस ये है बाबू कि जहां पर कच्चा माल उपलब्ध होता है उसके आसपास ही अगर इंडस्ट्री लगाई जाती है तो ज्यादा बेहतर होता है। जैसे कि चीनी उद्योग है, चीनी मिल ले लिया हमने। अब चीनी मिल अगर इसके आसपास हमने लगा दिया जहां पर कि गन्ना की खेती बहुतायत में होती है, तो आप बताओ जो परिवहन का खर्चा होने वाला था वो परिवहन का खर्चा हमारा बच जाएगा। और जैसे परिवहन का खर्चा हमारा प्यारे बच्चों बच जाएगा, वैसे ही, है ना, जैसे परिवहन का खर्चा हमारा बचेगा वैसे वही जो कंज्यूमर होगा, मतलब उपभोक्ता होगा, उपभोक्ता को कम रेट में मिलेगा। यहां पर बेनिफिट ये अपना ले रहे हैं बराबर जो भी लेना है, लेकिन फिर भी यहां पर कंज्यूमर को वह वस्तु कम रेट में मिलेगी। तो वो भी खुश, मालिक भी खुश, सभी खुश। कारण क्या है? कारण यह है कि जो उद्योग ये दूर था इसको पास में लगा लिया गया कच्चा माल के, ठीक है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम हो जाए। बात समझ में आई? यही चीज यहां पर दर्शाया गया कि माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए, पास में होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटाने वाले पदार्थों व शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के, कहां पर? कच्चे माल के स्रोत के समीप ही स्थित होते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो सेशन को एक बार प्लीज मेरे प्यारे बच्चों शेयर कर देना, ठीक है। अब इसमें देखो, अब आगे देखना है क्या? अनुकूल जलवायु। कुछ उद्योग विशेष प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम अगर देखें, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र उद्योग विकसित होने में नमी वाले पर्यावरण का लाभ मिला है। नमी के कारण कपास से वस्त्र की कताई आसान हो जाती है, ठीक है। अत्यधिक ठंडे व अत्यधिक गर्म प्रदेशों में, है ना, उद्योग स्थापित करना कठिन कार्य है। अब ये बात को मैं आपको लेके चलता हूं बाकायदा समझाने के लिए। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, साउथ इंडिया में अगर हम चलें तो आप लोग देखिएगा, साउथ इंडिया में ये हमारा साउथ इंडिया का भाग है। साउथ इंडिया, कारण क्या है कि ये यहां से आपका जाता है 23.5, ओके, मतलब क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोला जाएगा कर्क रेखा। अब देखना, कर्क रेखा और नीचे है यहां पर विषुवत रेखा, ठीक है, 0 डिग्री। तो जो अभी एक कपास की बात किया गया, सूती वस्त्र उद्योग की, सूती वस्त्र उद्योग ना, तो ना तो ये एकदम यहां पर हो सकते हैं और ना तो एकदम ठंडे प्रदेशों में हो सकते हैं। इनको थोड़ी नमी चाहिए, और वो आपको कहां मिलता है? दक्षिण भारत में। आप लोगों को पता है दक्षिण भारत का जो तमिलनाडु का एरिया है, यहां पर है कोयम्बटूर। क्या है बाबू? कोयम्बटूर, लिख लेना इसको। अब जो ये कोयम्बटूर है कहां पर पड़ेगा? तमिलनाडु में पड़ता है मेरे बाजू में। किसमें? तमिलनाडु में, ठीक है, कोयम्बटूर तमिलनाडु। अब इसको दक्षिण भारत का क्या बोलते हैं पता है? दक्षिण भारत का
मैनचेस्टर कहते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं, इसलिए ये देखो सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। फिर इसके बाद देखिए आप यहां पर आ जाइए अहमदाबाद के पास। अहमदाबाद में, अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को। और इसके नीचे आ जाइए मुंबई। मुंबई को बोला जाता है, मुंबई को बोस्टन सिटी ऑफ इंडिया। बोस्टन सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर इसके बाद और ऊपर चलिए तो यहां पर आपका कानपुर का क्षेत्र आ जाता है और कानपुर को बोला जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो इससे यह बात क्लियर हो जाती है कि जो नमी वाला क्षेत्र हो, हल्का नमी वाला अगर एरिया है तो वहां पर निश्चित रूप से आपको सूती वस्त्र उद्योग के लिए बेहतर जलवायु मिलती है। लेकिन अगर इसी सूती वस्त्र को आप एकदम गर्म क्षेत्रों में करना चाहें, इन्हीं सूती वस्त्रों को एकदम आप ठंडे शीत वाले क्षेत्र में करना चाहें तो यह संभव नहीं हो पाता है। यह देखिए यही जलवायु का प्रभाव होता है। देख पा रहे हैं आप यहां पर, और मैंने आपको यहां पर करके दिखाया भी कि एकदम इसके पास भी नहीं हो सकता, ना तो ये एकदम बिल्कुल ध्रुवों पर हो सकता है, होगा कहां? उन्हीं के बीच में होगा। देखो कोयंबटूर हो गया दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद हो गया भारत का मैनचेस्टर, मुंबई हो गया बोस्टन सिटी ऑफ इंडिया, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर हो गया कानपुर। ठीक है। और एशिया का मैनचेस्टर अगर कभी पूछे बाबू, अगर एशिया का मैनचेस्टर पूछे, एशिया का मैनचेस्टर पूछे अगर, तो आप बताएंगे क्या? ओसाका। ओसाका कहां मिलेगा मेरे बच्चे? ओसाका मिलेगा जापान में। कहां मिलेगा? जापान में मिलेगा। तो ये बात आपको क्लियर है एकदम? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ता हूं। फिर देखो ये बात मैंने आपसे कर लिया है यहां तक। आगे, शक्ति के साधन, ऐसे उद्योग जिसमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम उद्योग। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बात को भी आपको समझना होगा आराम के साथ। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं। जैसे कोयला, सबसे पहले अगर शक्ति की बात करेंगे तो कोयला आएगा आपका। अब ऐसे जगह पर ये एल्युमिनियम उद्योग बनाए जाएंगे, लगाए जाएंगे, एल्युमिनियम उद्योग लगाए जाएंगे जहां पर कोयला खान हो। तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें कहां मिलेंगी आपको? ये मिलेंगी छोटा नागपुर पठार के पास। पठार के पास मिलेंगे, है ना? कहां मिलेंगे? छोटा नागपुर पठार के पास मिलेंगे। और इसी वजह से आप देखेंगे कि छोटा नागपुर पठार से लगा हुआ जो भी एल्युमिनियम क्षेत्र है, चाहे वो आपका हिंदाल्को हो, चाहे वो आपका बाल्को हो, चाहे वो आपका नालको हो, सब इसी क्षेत्र में स्थापित हैं। नालको आप बताइएगा, बाल्को बताइएगा, हिंदाल्को बताइएगा, कहां कहां पर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदाल्को आपको मिलेगा रेणुकोट में, रेणुकोट, सोनभद्र उत्तर प्रदेश, सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। बाल्को कहां मिलेगा? बाल्को मिलेगा छत्तीसगढ़ में। नालको कहां मिलेगा? उड़ीसा में।
तो ये सभी कोयला के क्षेत्रों के आसपास है। इसका मतलब ये है कि जो एल्युमिनियम उद्योग है वो निश्चित रूप से वहां पर स्थापित किया जाएगा जहां शक्ति का आराम से पहुंच हो या ऊर्जा जहां पर आसानी से इसको मिल सके, और वह क्षेत्र है छोटा नागपुर पठार का एरिया, क्योंकि वो उसे ही भारत का रूर बेसिन कहते हैं। अब सबसे ज्यादा कोयला क्षेत्र वहीं पर पाया जाता है और कोयला आसानी से, चाहे वो झरिया खानो, मयूरगंज खानो, कोई से भी खानो, वहां से आराम से आपको कोयला प्रोवाइड हो जाता है, कोयला मिल जाता है। तो इसीलिए जितने भी एल्युमिनियम कारखाने हैं या एल्युमिनियम उद्योग है वहीं पर स्थापित किए गए हैं। ठीक है, चलिएगा अब आगे बात करता हूं। देखो, श्रम की उपलब्धता, बढ़ते हुए यंत्रीकरण। अब देखिए, अगर आपसे कोई ये बात पूछ पड़े, कभी भी पूछ पड़े, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। पूछ क्या पड़ता है, पूछ लिया सामने वाले ने आपसे कि ये बताइए कि यंत्रीकरण बढ़ रहा है, स्वचालित मशीनें ज्यादा आ रही हैं इस टाइम पे, तो जो श्रमिक हैं उनमें क्या होगा, है ना। पहले तो भाई इतना यांत्रिकृत मशीनें नहीं थी, स्वचालित मशीनें नहीं थी, तो श्रमिकों को ज्यादा रोजगार मिलता था, श्रमिक ज्यादा काम कर पाता था, या श्रमिक ज्यादा वहां पर मतलब कह सकते हैं श्रम कर पाता था। लेकिन जब से यांत्रिकृत स्वचालित मशीनें आ गई तब से श्रमिकों की संख्या घटने लगी। भाई अगर 10 मजदूरों का काम एक मशीन कर रही है तो हम 10 मजदूर एक्स्ट्रा क्यों रखें। भाई कंपनी तो प्रॉफिट पर काम करेगी, तो अगर उसका एक मशीन 10 लेबरों के बराबर ऑलरेडी अकेले काम कर रहे तो 10 लेबरों को पेमेंट क्यों करेगा, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि स्वचालित मशीन आ गई तो स्वचालित मशीन अपने आप सब काम कर डालेगी, वहां पर कोई व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वहां पर वो व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा, उन व्यक्तियों को रखा जाएगा जो व्यक्ति इंजीनियर टाइप के होंगे, कुशल होंगे, उनको उसमें महारत हासिल होगी, है ना, स्किलफुल होंगे, उन लोगों को वहां रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि चलो आप भी आ जाओ काम में लग जाओ, आप भी आ जाओ, नहीं, बाकायदा एजुकेटेड पर्सन या फुल स्किल वाला होगा, फुल प्रैक्टिकल वाला होगा, उसी को वहां पर रखा जाएगा। अब एक आदमी को रखा गया मशीन चलाने के लिए, पता चला 50 लोगों का काम वो मशीन अकेले कर दे रही है, तो 50 मजदूर या 50 लेबर रखने का वहां पर कोई औचित्य नहीं है। यही सारी चीजें यहां पर आपको समझाई गई हैं कि बढ़ते हुए यंत्रीकरण, स्वचालित मशीनों इत्यादि में उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम किया है। भाई श्रमिक कम हो गए, जाहिर सी बात है, फिर भी कुछ प्रकार के उद्योगों में अब भी कुछ कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, मतलब जो कि अच्छे स्किलफुल होते हैं। अधिकांश उद्योग सस्ते व कुशल श्रमिकों की उपलब्धता वाले स्थान पर अवस्थित होते हैं। स्विट्जरलैंड का घड़ी उद्योग व जापान का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कुशल और दक्ष श्रमिकों के बल पर ही टिके हुए हैं। अब देखिए, जैसे यहां पर यह बात की गई, पहले इस उद्योग में 500 लेबर काम करते थे, 500 श्रमिक यहां पर काम करते थे। ये कोई उद्योग है, कितने काम करते थे, 500 करते थे। जब यहां पर मशीन आ गई, यांत्रिकृत मशीन आ गई, स्वचालित मशीन आ गई, स्वचालित जब मशीन आ गई, अब जब स्वचालित मशीन आ गई मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग क्या देखते हैं कि ये स्वचालित मशीन के यहां पर लगने के कारण पता चला इसमें से 450 लेबर बाहर कर दिए गए, इनको निकाल दिया गया। अभी तक ये जो उद्योग का मालिक था वो कितने लेबरों को पेमेंट कर रहा था, 500। अब यहां जैसे ये मशीन आ गई 450 लेबरों को निकाल दिया। अब इन्हीं में से 50 लोगों को उसने छांट लिया, 50 लोगों को रख लिया। अब 50 लोग वो कौन होंगे, जो कुशल श्रमिक होंगे, कुशल श्रमिक, या सस्ते भी होंगे, जो पैसा कम लेंगे, सस्ते श्रमिक, इनको इन्होंने यहां पर रख लिया। अब सोचिए वो 500 का क्यों अब पैसा देगा, अब उसके पास तो 50 लोगों में भी काम हो जा रहा है, एक मशीन लगा लिया, 50 लोग इसकी देखरेख में हो गए, काम खत्म, उसका पूरा काम चल रहा है बेहतरीन, तो आखिरकार क्यों रखेगा लेबरों को। तो ये बात को समझने का प्रयास करिएगा बाबू। और जैसा कि अभी अभी बताया गया कि भाई
स्विट्जरलैंड में घड़ी उद्योग है ना। जापान को बताया गया, जापान में कौन सा उद्योग है भाई, जापान में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है। और ये सभी इसी के आधार पर चल रहे हैं। यहां पर कुछ कुशल श्रमिक काम कर रहे हैं, अदरवाइज जो पहले ज्यादा श्रमिक थे उनको निकाल दिया गया। तो मशीनों के आ जाने के बाद श्रमिक क्या होने लगे, बेरोजगार होने लगे। ये बात को, और गुणवत्ता के मामले में भी बात किया जाए तो जब मशीनें आ गई तो गुणवत्ता में भी सुधार हो गया। भाई गुणवत्ता में इसलिए सुधार हो गया क्योंकि टॉप लेवल के मशीनें काम करने लगी और वहां पर पता चला कि अब जो मशीनों के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है वो ज्यादा बेहतर है पहले की अपेक्षा। अच्छा, ऐसी बात है, हाँ बिल्कुल। तो भाई जो पहले लेबर अपने हाथ से बनाते थे, अब वो मशीन के द्वारा अगर एक वस्तु जैसी बनी है सारी उसी तरह से कंटिन्यू हो जाएंगे, तो उनके ना साइज में प्रॉब्लम आए ना तो उनकी क्वालिटी में प्रॉब्लम आए, क्वालिटी वाला आराम से यहां पर उत्पादन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। पूंजी की बात करें, किसी भी उद्योग के सफल विकास के लिए पर्याप्त पूंजी का उपलब्ध होना अनिवार्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंडस्ट्री आप लगाइए तो आप ये नहीं कह सकते कि 10 रुपया हमने लगा दिया तो अब आगे 10 रुपए लगाने की हमारी क्षमता नहीं है। भाई उद्योग में जो पैसा लगता है या उद्योग में जितना भी पैसा लगता है वो पैसा तो आपको लगाना ही पड़ेगा। कारण है कि जब तक वो पैसा आप लगाएंगे नहीं, है ना, जब तक वो पैसा आप लगाएंगे नहीं तब तक आप उत्पादन की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं, है ना। उत्पादन की आप अपेक्षा कैसे कर सकते हैं जब तक कि आप पैसा खर्च नहीं करेंगे। तो आपको कोई भी इंडस्ट्री लगाते समय आपको यह अमाउंट अपना बना के चलना पड़ता है कि इस इंडस्ट्री को लगाने में लगभग हमें इतना खर्च आ जाएगा और उसमें आप पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि थोड़े में से काम बिगड़ सकता है, थोड़े में से काम अच्छा बन सकता है। तो इसीलिए कहा गया पूंजी का होना अति आवश्यक है जब भी कोई इंडस्ट्री आप लगाते हैं तो। ठीक है, कारखाने के लिए जमीन चाहिए, मशीनें चाहिए, कच्चा माल चाहिए, श्रमिक चाहिए, वेतन देने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए अगर मैं यूरोप के में पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध होती है तथा वहां उद्योग भी काफी विकसित होते हैं। अब देखिए यही सारी चीजें हैं, क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपने देखा कारखाने के लिए जमीन चाहिए, मशीन चाहिए, है ना। अगर आपको कोई उद्योग लगाना है, कोई भी उद्योग आपको लगाना है तो इस उद्योग के लिए क्या क्या चाहिए आपको। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो इसके लिए एक लैंड चाहिए, जमीन चाहिए आपको। और क्या चाहिए, जमीन के बाद ये जमीन हो गया आपका लैंड, ये आपका लैंड हो गया, जमीन हो गई है आपकी। जमीन के बाद इसमें क्या चाहिए आपको, आपको मशीनें चाहिए। मशीनें के साथ साथ क्या चाहिए आपको, श्रमिक चाहिए। क्या चाहिए, श्रमिक चाहिए। श्रमिक के साथ साथ क्या चाहिए आपको, श्रमिक के साथ साथ आपको कच्चा माल चाहिए, है ना। कच्चा माल चाहिए। अब ये बताओ ये उद्योग तभी संचालित हो पाएगा जो इतनी सारी चीजें होंगी, और इन सारी चीजों के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीज को चलाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। जब तक कैपिटल नहीं होगा तब तक आप इन सारी चीजों को नहीं कर पाएंगे। भाई जमीन चाहिए, मशीनें चाहिए, श्रमिक चाहिए, श्रमिक को वेतन दिया जाएगा, कच्चा माल चाहिए, तभी ना आप किसी चीज का प्रोडक्शन शुरू कर पाएंगे। तो इसीलिए पूंजी क्या क्या यहां पर रोल होता है, पूंजी सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है इसका, पूंजी का। भाई पूंजी लगाएंगे तभी आप उत्पादन को करना शुरू कर पाएंगे, अदरवाइज उत्पादन संभव नहीं हो पाएगा। ओके, तो चलिएगा अब आगे देखते हैं। ये बात हो गई मेरी आपकी, आगे आ जाओ। बड़े उद्योगों की विशेषताएं क्या होती हैं देखो।
बड़े उद्योगों की विशेषताएं होती है मेरे साथियों कि कौशल की विशिष्टीकरण। अब देखिए, आधुनिक, मैं ये बात पहले कर चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। आधुनिक उद्योगों में उत्पादन बड़े पैमाने पर होने के कारण कौशल की विशिष्टीकरण हो जाता है, जिसमें प्रत्येक कारीगर, ये बात को याद रखना, प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता रहता है और जो कारीगर होता है वो उसका मास्टर बन जाता है। कारीगर निर्दिष्ट कार्य के लिए प्रशिक्षित होते हैं। मतलब अब जैसे मान लो हीरा उद्योग है, क्या हीरा उद्योग है ना। अब हीरा उद्योग में आप देखते हैं कि पहले लोग जाते हैं, कम से कम 6 माह तक ट्रेनिंग करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, तभी जाकर के वो उस उद्योग में एंट्री कर पाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये ऐसे इंडस्ट्री होते हैं, ऐसे उद्योग होते हैं जहां पर बिना आप ट्रेनिंग के काम नहीं कर सकते हैं। तो आप जब जाते हैं तो सबसे पहले आपको प्रशिक्षित किया जाता है, आपके कौशल को बेहतर किया जाता है और एक ही प्रकार से अगर आप काम को, किसी चीज को करते रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें अच्छी स्किल हो जाती है। सपोज दैट मैं एक सिंपल सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, समझने का प्रयास करना। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं, ऐसा नहीं है कि बचपन से मैं मतलब पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा है ना भाई। एक समय के बाद जब मैंने पढ़ाना शुरू किया होगा तो क्या जैसे आज पढ़ा रहा हूं इसी तरह से पहले भी पढ़ाता रहूंगा? नहीं। पहले शुरुआत में बड़ी हिचकिचाहट रहती रही होगी मेरे अंदर, है ना। पहले शुरुआत में मेरे अंदर बड़ा कंफ्यूजन रहता रहा होगा, कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होता रहा होगा। लेकिन अब क्या हो गया, जब एक ही तरह की चीज को लगातार कंटिन्यू में किए जा रहा हूं तो उसमें मुझे महारत हासिल होती जा रही है, बेहतर से बेहतर होता जा रहा हूं। तो इसी तरह से जैसे आज आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी मान लो 12th में हो, इसके बाद कंपटीशन का दौर शुरू होगा, आपको एक नया क्षेत्र दिखाई पड़ेगा, आपको लगेगा ये तो नया है, अब इसमें कैसे क्या करें हम। लेकिन नहीं, अगर आज आपके पढ़ने की अभ्यास बेहतर है तो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि शुरू से आपने अच्छा काम किया है। समझ गए? तो ये सारी चीजें होती हैं। यांत्रिकरण से तात्पर्य है कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। आधुनिक उद्योग स्वचालित यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। बिल्कुल, मैं अभी बताया कि इससे श्रमिकों की कम आवश्यकता पड़ती है आपको। कहां पर श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है आपको? कहां पर बताओ? इंडस्ट्री में। और अब मशीनों से अधिक काम हो जाता है। ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब देखिए, टेक्नोलॉजी की बात आ गई। अब टेक्नोलॉजी रोज का रोज बेहतर से बेहतर होता जा रहा है ना। पहले आप ऐसे मान लीजिए, जैसे जो गाड़ियां होती थी, टू व्हीलर्स, वहां पर आप आ जाओ। पहले कहते थे कि किक मारते मारते लोग थक जाते थे, तब जाके स्टार्ट होती थी। आजकल सेल्फ आ गया, डायरेक्ट सेल्फ लगाइए। अब तो ऐसी भी गाड़ियां आ गई कि आपकी गाड़ी में कितना पेट्रोल है, कितनी दूरी तय करेगा, यहां तक पता चल जा रहा है। ये सब क्या है? ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो इसी तरह से उद्योगों में भी बहुत सारी चीजें होने लगी कि आधुनिक उद्योग में नया तकनीकी ज्ञान, शोध व विकासमान युक्तियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित किया करना, अपशिष्टों का निस्तारण व अक्षमता, अदक्षता को समाप्त करना व प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करना मुख्य चीजें शामिल होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने इन सारी चीजों को सीखा और मैं आप लोगों से यही अपेक्षा करता हूं कि आप लोग बेहतर तरीके से इस चीज को करेंगे। और अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए एनी टाइम तत्पर रहता हूं। बस ये है कि आप चीजों को बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करिएगा। जहां पर आपके पास कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। उस डाउट का मैं आपका सॉल्यूशन करने का प्रयास करूंगा। आपके साथ आपका ये परिवार, विद्याकुल परिवार, हमेशा खड़ा है। बस आप बेहतर करते रहें। और मैं एक बार फिर से कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा मित्रों को सेशन को शेयर कर देना। और इतना आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम आपके लिए इतना कर सकते हैं तो प्लीज आप लोग, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग भी इतना करते रहिए। ज्यादा से ज्यादा मित्रों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करिए। बेल आइकन प्रेस करिएगा और लाइक
जरूर कर दीजिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन होता है और ये जो विद्याकुल परिवार है ये सफलता की एक नई इबादत लिखेगा, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और आप लोगों से बार-बार यही कहते हैं कि मेहनत करिए बाबू, सफलता आपके कदम चूमेगी। समझ गए? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अच्छे से पढ़ाई-लिखाई करते रहिएगा और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए तरीके से। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।